नमस्कार। इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम राजनीतिक संस्कृति के आधारों की चर्चा करेंगे। राजनीतिक संस्कृति और सामान्य संस्कृति और उप संस्कृतियों में क्या भेद हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। और राजनीतिक संस्कृति और राजनीतिक समाजीकरण का आपसी संबंध क्या है, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं राजनीतिक संस्कृति के आधार क्या हैं, अर्थात राजनीतिक संस्कृति का निर्माण किन आधारों पर होता है, वे कौन से महत्वपूर्ण तत्व हैं जो राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण आधार है ऐतिहासिक आधार। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक देश का अपना एक इतिहास होता है और उस इतिहास का निर्माण उस स्थान पर रहने वाले लोगों के सामाजिक और सांस्कृतिक संबंधों से होता है। एक लंबे समय तक जब इस प्रकार के सांस्कृतिक संबंध बनते हैं और हजारों सालों तक जब वे कायम रहते हैं, तब वे उस देश के इतिहास का निर्माण करते हैं। इस प्रकार की ऐतिहासिकता के कारण उस देश की सामान्य संस्कृति जो है वो बहुत ही मजबूत और सुदृढ़ हो जाती है। उसके प्रभाव भविष्य के आने वाले सदियों तक भी बने रह सकते हैं और आने वाली जो संस्कृतियां हैं या आने वाली जो राजनीतिक संस्कृति है वो उस ऐतिहासिक आधार के मूलभूत तत्वों से भी अपना पोषण प्राप्त करती है। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी देश का इतिहास किसी भी देश की राजनीतिक संस्कृति का महत्वपूर्ण आधार है। यदि हम उदाहरण की बात करें तो हम ये देखेंगे कि प्रत्येक देश, जब हम विकासशील देशों की चर्चा करते हैं तो प्रत्येक देश का अपना औपनिवेशिक इतिहास रहा है, अर्थात उन देशों पर शासन करने के लिए जो बाहर की शक्तियां आईं, उन बाहर की शक्तियों ने 200-300 सालों में वहाँ के समाज को, वहाँ के संस्कृति को प्रभावित किया और एक निश्चित ऐतिहासिक संदर्भ प्रदान किया। इस ऐतिहासिक संदर्भ का असर भविष्य की राजनीतिक संस्कृति पर भी पड़ता है। जैसे कि भारत पर ब्रिटेन के शासकों ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। भारत पर ब्रिटिशर्स का यह जो शासन है उसकी तुलना यदि अल्जीरिया से करें, जहाँ पर कि फ्रांस की औपनिवेशिक सत्ता का शासन रहा था, तो हम इन दोनों के अंतर को भली प्रकार समझ सकते हैं। भारत पर ब्रिटेन की जो राजनीतिक संस्कृति है उसका असर रहा और उसी के अनुसार भारत में राजनीतिक संस्थाओं का भी निर्माण हुआ। किंतु फ्रांस की जो राजनीतिक संस्थाएं थीं, उन्होंने अल्जीरिया की राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित किया। इस प्रकार से प्रत्येक देश का अपना इतिहास उसके भावी राजनीतिक व्यवस्था या राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करता है। यहाँ पर यह भी समझना आवश्यक है कि सुदूर अतीत यदि किसी देश का होता है, जैसा कि भारत के बारे में हम कह सकते हैं कि भारत का लगभग 5000 वर्ष का इतिहास है। उस इतिहास के संदर्भ में यदि पिछले 200 सालों के परिवर्तन को देखा जाए, जबकि भारत में अंग्रेज़ों के प्रभाव के कारण आधुनिकीकरण की प्रक्रिया तेज़ हो गई और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आधुनिकीकरण की यह प्रक्रिया अनवरत रूप से चलती रह रही है, किंतु फिर भी यहाँ की राजनीतिक संस्कृति पर हजारों सालों के ऐतिहासिक आधार का स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। हमारे यहाँ जो सांस्कृतिक बहुलता है, हमारे यहाँ जो बहुसंस्कृतिवाद में समन्वय और सामंजस्य की जो भावना है, हमारे यहाँ
जो एक संवाद की स्थिति पाई जाती है, यहाँ हम मेल जोल और एकीकरण की भावना को यदि उपस्थित पाते हैं तो उसका कारण भारत की वही सामान्य संस्कृति है जो कि हजारों सालों से यहाँ पर बनती चली आई है। इसके विपरीत हम भारत के पड़ोस में जो दूसरे देश हैं, यदि उनकी बात करें तो वहाँ के अलग ऐतिहासिक संदर्भ हैं। और ख़ासकर यदि हम पाकिस्तान की चर्चा करें तो पाकिस्तान क्योंकि एक मुस्लिम राष्ट्र है और मुसलमानों का हिंदुओं के साथ भारत के ऐतिहासिक संदर्भ में जो टकराहट हुई, उसी टकराहट के परिप्रेक्ष्य में पाकिस्तान की राजनीति को समझा जा सकता है और उसी टकराहट की जो पीड़ा है उसने पाकिस्तान को एक अस्थिर राज्य के रूप में परिणत कर दिया है। दूसरा है भौगोलिक आधार। किसी भी देश का भूगोल भी उसकी राजनीतिक संस्कृति को निश्चित अर्थ प्रदान करता है। जैसे यदि हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन एक समुद्र के बीच स्थित एक द्वीप है और पूरे मुख्य यूरोप से अलग स्थित है। ब्रिटेन की यह जो द्वीपीय अलगाव की स्थिति है, इसके कारण ब्रिटेन यूरोप की जो उथल पुथल है उससे दूर अपने इतिहास को निरंतरता में प्राप्त कर सका। इसी तरह से संयुक्त राज्य अमेरिका के यदि हम भूगोल को देखें तो अमेरिका को एक असीम सीमांत मिला है, अर्थात अमेरिका भी शेष विश्व से पूरी तरह से समुद्र से अलग थलग है। और इसीलिए यहाँ पर विभिन्न यूरोपीय नस्लों के लोगों के होने के बावजूद भी अमेरिका के एकीकरण में इस भूगोल से सहायता मिली। यदि हम भारत के भूगोल की चर्चा करें तो भारत के भूगोल की भी पृथक राजनीतिक संस्कृति का कारण यही है कि यहाँ पर उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर ने इसे अन्य राज्यों से अलग कर दिया और यहाँ एक निश्चित राजनीतिक संस्कृति का विकास इसकी भौगोलिक विविधताओं के संदर्भ में हो सका। भारत में उत्तर और दक्षिण का जो भूगोल है उसके कारण यहाँ दक्षिण भारत की एक पृथक राजनीतिक संस्कृति का निर्माण हुआ। यदि हम यूनान की बात करें तो यूनान में जिस नगर राज्य की राजनीतिक संस्कृति का जन्म हुआ वो उसके भूगोल के कारण ही संभव हो सका था। इसी तरह से यदि हम स्विट्ज़रलैंड की चर्चा करें तो स्विट्ज़रलैंड का जो पहाड़ी पर स्थित जो एक पृथक भूगोल है, उस भूगोल ने उसे विश्व में एक तटस्थ राष्ट्र के रूप में विकसित होने में सहायता प्रदान की। इसलिए हम यदि किसी भी देश के भूगोल की चर्चा करें, हम 1947 के बाद पाकिस्तान के भूगोल की बात करें, जब वह दो भागों में भौगोलिक आधार पर बंट गया था, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, तो पूर्वी पाकिस्तान में जो पृथकतावाद उत्पन्न हुआ वो भौगोलिक दूरी के कारण ही उत्पन्न हुआ था और अंततः उसके कारण स्वतंत्र बांग्लादेश का निर्माण हो सका। इस प्रकार से भौगोलिक तत्वों को भी राजनीतिक संस्कृति को समझने में महत्वपूर्ण आधार के रूप में समझना पड़ेगा। तीसरा महत्वपूर्ण आधार होता है किसी भी देश की सामाजिक और आर्थिक संरचना। सामाजिक और आर्थिक संरचना राजनीतिक संस्कृति के निरंतर परिवर्तन लाने वाले तत्वों के रूप में समझी जा सकती है। इतिहास और भूगोल राजनीतिक संस्कृति को स्थायित्व प्रदान करने वाले दो महत्वपूर्ण आधार हैं, जबकि सामाजिक और आर्थिक संरचना उसके परिवर्तन के महत्वपूर्ण कारक के रूप में समझी जाती है। जैसे कि यदि
किसी भी राज्य की आर्थिक संरचना यदि औद्योगिक प्रकार की है या शहरी जनसंख्या है तो वो एक जटिल राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करता है। और क्योंकि वहाँ पर उद्योगीकरण के कारण तीव्र आर्थिक विकास होता है, तीव्र आवागमन होता है, समाज में शिक्षा का स्तर ऊंचा होता है, इस तरह से परिवर्तनों की गति तीव्रगामी हो जाती है। जबकि यदि किसी भी राजनीतिक व्यवस्था की जो आर्थिक संरचना है वो यदि कृषि आधारित है, खेती आधारित है, तो वो एक परंपरागत राजनीतिक संस्कृति का निर्माण करता है। वो परिवर्तनों के प्रति ज़्यादा अनुकूल नहीं होता और वहाँ पर अधिकांश जनसंख्या परंपरावादी मानसिकता वाली होती है। आर्थिक संरचना से भी अधिक जो महत्वपूर्ण कारक राजनीतिक संस्कृति को प्रभावित करते हैं वे सामाजिक कारक होते हैं। और समाज जो कि किसी भी देश में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के आधार पर उसका निर्माण होता है। अब यदि समाज में इन विभिन्न आधारों पर अनेक प्रकार की विविधताएं हैं तो उस समाज की राजनीतिक संस्कृति भी एक बहुलतावादी संस्कृति होगी। किंतु यदि इस प्रकार की बहुलताएं राजनीतिक संस्कृति में नहीं है, जैसा कि हम यूरोप के देशों के उदाहरण से समझ सकते हैं, यूरोप के सभी देशों की राजनीतिक संस्कृतियां सामान्यतः एकल कार्यकीय हैं। वहाँ एक ही प्रकार की नस्ल के लोग हैं, एक ही प्रकार की भाषा बोलते हैं और एक ही प्रकार के एक ही धर्म को मानने वाले लोग हैं। सामान्यतः वहाँ पर एक सुदृढ़ राजनीतिक संस्कृति का, एकल राजनीतिक संस्कृति का निर्माण हुआ है। लेकिन यदि हम एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के राज्यों को देखें तो यहाँ पर सामाजिक विविधताएं बहुलता से पाई जाती हैं। भारत की यदि हम इस संदर्भ में चर्चा करें तो 1947 से पहले भारत दो प्रकार का था, ब्रिटिश भारत और देशी भारत। देशी भारत में भी लगभग 565 के आसपास की संख्या में जो रियासतें थी उन्होंने अलग अपनी राजनीतिक संस्कृति का निर्माण किया था। इतनी विविधता वाली राजनीतिक संस्कृति का जो कारण है वो वहाँ के सामाजिक संरचना में ही समझा जा सकता है। इस प्रकार से यदि सामाजिक विविधताएं यदि विद्यमान हैं तो प्रत्येक समाज अपनी स्वायत्तता को बनाने के लिए अपनी एक अलग राजनीतिक संस्कृति का निर्माण कर लेता है और इस तरह से अनेक उप संस्कृतियों का निर्माण उस समाज में हो जाता है। ये उप संस्कृतियाँ राजनीतिक संस्कृति पर अपना प्रभाव भी डाल सकती हैं या राजनीतिक संस्कृति से नियंत्रित भी हो सकती हैं। अगला महत्वपूर्ण आधार है समाज की सामान्य संस्कृति। समाज की जो सामान्य संस्कृति है वो इन उपरोक्त सभी कारकों से निर्मित संस्कृति होती है। समाज के लोग सामान्यतः अपने बारे में क्या सोचते हैं, उनकी जीवन शैली क्या है, वे किस प्रकार की धार्मिक मान्यताओं को मानते हैं, उनके परिवार के बारे में क्या राय है, उनकी विश्व के बारे में क्या दृष्टि है, ये सब बातें मिलकर के ही समाज की सामान्य संस्कृति का निर्माण करते हैं। यह सामान्य संस्कृति परंपरा उन्मुखी हो सकती है, यह आधुनिकीकरण उन्मुखी हो सकती है, यह मिश्रित प्रकार की हो सकती है, यह बंद संस्कृति हो सकती है, यह परिवर्तन को स्वीकार करने वाली एक खुली संस्कृति भी हो सकती है। सामान्य संस्कृति और राजनीतिक संस्कृति की आपसी अंतरक्रिया बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। यदि सामान्य संस्कृति सुदृढ़ होगी, यदि समाज के लोगों की मजबूत परंपराएं हैं या लोगों का अपने समाज पर
बहुत मजबूती से प्रभाव है, उनका यदि अपने समाज के बारे में सकारात्मक रवैया है, तो ऐसी सामान्य संस्कृति राजनीतिक संस्कृति पर अपना प्रभाव डालेगी। किंतु यदि समाज में टूटन की स्थिति है, समाज में यदि बिखराव है, समाज में एक दिशाहीनता की स्थिति है, किसी स्थापित सामान्य संस्कृति का निर्माण यदि नहीं हो पाया है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी जातियों के आपस में झगड़े चल रहे हैं, यदि इस प्रकार की टूटन वाली सामान्य संस्कृति होगी, तो ऐसे समाज में राजनीतिक संस्कृति उसे दिशा देने का कार्य कर सकती है। इसलिए सामान्य संस्कृति और राजनीतिक संस्कृति की आपसी अंतर्क्रिया को समझना बहुत ही आवश्यक है। तीसरी दुनिया के देशों के संदर्भ में हम ये देख सकते हैं कि समाज की सामान्य संस्कृति ने परंपरावादी लक्षणों को छोड़ना प्रारंभ कर दिया, यानी अपने इतिहास से इनका अलगाव हो गया और आधुनिकता को ये अपना नहीं पाए। इस प्रकार इनकी जो संक्रांतिकालीन स्थिति हुई, इस तरह से ये जो अधर झूल में बीच में लटकने वाली इनकी जो स्थिति हो गई, इसके कारण तीसरी दुनिया के समाज तेजी से बिखरने लगे। वहाँ पर टकराहट की और युद्धों की स्थितियाँ उत्पन्न हो गई, जिससे बचने के लिए वहाँ पर एक कृत्रिम राजनीतिक संस्कृति को ऊपर से लादने का काम करा गया, ऊपर से उन्हें थोपने का कार्य किया गया। इन देशों में जो विभिन्न साम्राज्यवादी ताकतें हैं, अमेरिका या यूरोप के या साम्यवादी जो शक्तियां हैं, उन लोगों ने एक बलात् इन देशों पर बाहरी राजनीतिक संस्कृति को थोपने का काम किया और इन देशों में क्रांतियां हुई। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि समाज की सामान्य संस्कृति राजनीतिक संस्कृति से दिशा भी प्राप्त करती है और स्वयं दिशा देने वाली भी हो सकती है। राजनीतिक संस्कृति का एक महत्वपूर्ण नया आधार बना है, जो कि 20वीं शताब्दी में इसने महत्वपूर्ण रूप से एक महत्वपूर्ण स्थान ग्रहण किया है, वो है विचारधारा। विचारधाराओं का जो आधार है किसी भी देश के निर्माण में, उसने 20वीं शताब्दी में बहुत ही महत्वपूर्ण रूप ग्रहण किया है। 1917 में साम्यवादी रूस के उदय के पश्चात एक के बाद एक चीन और पूर्वी यूरोप में बहुत सारे साम्यवादी राज्यों का निर्माण हुआ। साम्यवाद पूंजीवाद के विरोध में खड़ी हुई एक विचारधारा थी। इसी प्रकार से जर्मनी और इटली में नाजीवाद और फांसीवाद की एक नई राजनीतिक विचारधारा का जन्म हुआ। इस प्रकार से 20वीं शताब्दी जो है वो विचारधाराओं की टकराहट वाली शताब्दी कही जा सकती है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब तीसरी दुनिया के देशों का उत्थान हुआ या वे स्वतंत्र हुए, तो वहाँ पर समाजवाद की एक अलग विचारधारा का विकास हुआ और एक धर्मनिरपेक्षतावादी विचारधारा वहाँ पर अलग चल पड़ी, जो साम्यवादी और पूंजीवादी विश्व से अपने आप को पृथक बनाए रखने के लिए इन्होंने उसकी रचना की थी। इस तरह से आधुनिक काल में हम ये कह सकते हैं कि विचारधाराएं राजनीतिक संस्कृति के निर्माण का एक महत्वपूर्ण आधार बनती चली जा रही हैं। चीन, जो कि एक दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, किंतु चीन की उस सामान्य संस्कृति के विपरीत वहाँ साम्यवाद ने एक वहाँ नई राजनीतिक संस्कृति का आरोपण किया और उसके अनुसार ही चीन के समाज को बदलने में सफलता हासिल हुई और एक कृषि आधारित, खेती आधारित, परंपरा आधारित जो चीन था, वो एक दुनिया के सर्वाधिक
तेजी से आधुनिकीकरणशील देश के रूप में बदल गया। जापान के उदाहरण से भी हम इसको समझ सकते हैं। दूसरे विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों की तरफ से जापान ने लड़ाई लड़ी और जर्मनी, जापान और इटली की हार हो गई। 1945 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी नामक नगरों में दुनिया में पहली बार परमाणु बम का प्रयोग अमेरिका ने किया। इस तरह से जापान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था और इसके पश्चात अमेरिका ने जापान पर जबरदस्ती उदार पूंजीवादी राजनीतिक व्यवस्था का आरोपण कर दिया था। जापान की जो सामान्य संस्कृति थी वो एक परंपरावादी संस्कृति थी, किंतु विचारधारा आधारित इस नई संस्कृति के आरोपण के पश्चात यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था एक अलग रूप में आ गई और यहाँ की समाज की जो सामान्य संस्कृति है वो परंपरा आधारित थी। किंतु यहाँ हम विचारधारा और समाज की सामान्य संस्कृति इन दोनों की अंतर्क्रिया की यदि बात करें तो जापान में सामान्य संस्कृति ने जापान को स्थिरता प्रदान की। समाज की मजबूत सामान्य संस्कृति से जापान 1945 के पश्चात की विपरीत परिस्थितियों में भी अपना निर्माण करने में सफल हो गया और आधुनिकता को अपनाने में भी सफल हो गया। इस तरह से हम यह देख सकते हैं कि विभिन्न देशों में राजनीतिक संस्कृति को अनेक प्रकार के आधार प्राप्त होते हैं और इन सभी आधारों का सम्मिलित रूप से राजनीतिक संस्कृति के निर्माण पर प्रभाव पड़ता है। इन आधारों की चर्चा करते हुए ही हमने ये देख लिया है कि राजनीतिक संस्कृति और सामान्य संस्कृति ये दोनों आपस में बहुत ही अधिक एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। यदि सामान्य संस्कृति बहुत ही अच्छी तरह से स्थापित होगी और यदि समाज की सामान्य संस्कृति में लोगों का विश्वास होगा, लोग अपने समाज की रीतियों का, परंपराओं का यदि पालन करते हैं और उनके जीवन में सामान्य संस्कृति के कारण एक प्रकार की स्थिरता बनी रहती है, तो उस सामान्य संस्कृति का प्रभाव राजनीतिक संस्कृति के निर्माण पर अवश्य पड़ता है। किंतु यदि, जैसा कि हमने देखा ही है कि सामान्य संस्कृति अपने इतिहास को भूल करके और नए आधुनिक संस्कृति को यदि अपनाने में सफल नहीं होती और विकृत जातीय और धार्मिक मान्यताओं के कारण उसकी जड़ें यदि नष्ट हो जाती हैं, उसको पोषण मिलना यदि बंद हो जाता है, तो ऐसे में राजनीतिक व्यवस्था पर एक नई राजनीतिक संस्कृति आरोपित की जाती है। और इसलिए तीसरी दुनिया के देशों में सामान्यतः सैनिक तख्तापलट हम देखते हैं, वहाँ पर तानाशाही का जो उदय है वो इसी संदर्भ में समझा जा सकता है और वहाँ लोकतंत्रों के पतन को भी इसी संदर्भ में समझा जा सकता है। एक ही देश में एक राजनीतिक संस्कृति होती है और साथ ही उसकी अनेक उप संस्कृतियाँ भी हो सकती हैं। अनेक राजनीतिक उप संस्कृतियों के होने का कारण ये है कि आधुनिक समय में लोकतंत्र के प्रभाव के कारण विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक समुदाय अपनी स्वायत्तता को बनाए रखना चाहते हैं। जैसे भारत में विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग अपनी भाषा का प्रभाव समाप्त नहीं होने देना चाहते। इसी प्रकार से दक्षिण में हम ये देखते हैं कि दक्षिण के जो देश जो राज्य हैं और ख़ासकर तमिलनाडु, वो ये मानते हैं कि उनकी अपनी अलग उप संस्कृति है जो कि उन्हें इतिहास से विरासत में मिली है। इस प्रकार से किसी देश में जब ज़्यादा उप संस्कृतियाँ होती हैं तो वह
उस राजनीतिक संस्कृति को कमज़ोर भी करने का काम करती है और उस राजनीतिक संस्कृति को पोषण भी प्रदान कर सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि किसी देश में किसी भी प्रकार की भाषाई या अन्य विविधताएं नहीं होती, तो उन देशों में कोई राजनीतिक उपसंस्कृति नहीं होती। लेकिन फिर भी प्रत्येक देश में दो प्रकार की उपसंस्कृतियां अवश्य होती हैं, और वे हैं अभिजनों की उपसंस्कृति तथा जनसाधारण की उपसंस्कृति। अर्थात एक से सामान्य संस्कृति वाले राज्यों में भी जो शासन करने वाले लोग हैं, जिन्हें अभिजन कहा जाता है, उनकी एक अलग तरह की संस्कृति होती है, और जिन पर शासन किया जाता है सर्वसाधारण समाज, उसकी अलग एक लोक उपसंस्कृति होती है। इन दोनों ही उपसंस्कृतियों में बहुत अधिक अंतर हो सकता है और इनके अंतर नहीं भी हो सकते हैं। सामान्यतः ऐसा देखा गया है कि जो विकसित देश हैं वहाँ अभिजनों की और जनसाधारण की उपसंस्कृति में अंतर बहुत ही कम होते हैं। अमेरिका में यह अंतर बहुत न्यूनतम रूप में पाए जाते हैं। इसी तरह से स्विट्ज़रलैंड या जो स्कैंडिनेविया के जो देश हैं, नॉर्वे हैं, स्वीडन है, उन देशों में अभिजन और जनसामान्य की जो उपसंस्कृति है उनमें बहुत न्यूनतम भेद, बहुत कम भेद पाए जाते हैं। किंतु तीसरी दुनिया के देशों में अभिजनों और जनसाधारण की उपसंस्कृति में जमीन आसमान का फर्क होता है। उसका कारण ये है कि शासन करने वाले ये जो अभिजन हैं, जो कि बहुत ही कम संसाधनों पर अपना अधिकतम नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं, वे जनसाधारण को उन संसाधनों पर जनसाधारण को वितरण नहीं करने देना चाहते। इसलिए क्योंकि विभिन्न प्रकार के प्राकृतिक और जो दूसरे संसाधन हैं उनकी कमी के कारण और एक भ्रष्ट राजनीतिक संस्कृति के कारण जो अभिजन वर्ग है या जो शासक वर्ग है, वे अपने आप को जनता से अलग थलग रख करके उन पर अपना स्थायी नियंत्रण बनाए रखना चाहते हैं। इसके कारण जनसाधारण में आक्रोश उत्पन्न होता है और यह आक्रोश ही क्रांतियों को जन्म देता है, युद्धों को जन्म देता है। और इस तरह से तीसरी दुनिया के देशों में अभिजन और जनसाधारण की ये जो उपसंस्कृति में एक जो बड़ा गैप है, इस गैप के नहीं भरने के कारण ही वहाँ पर विद्रोह को, युद्धों को और अनेक प्रकार के विद्वेष को समझा जा सकता है। एक और महत्वपूर्ण जो अवधारणा है जिसे राजनीतिक संस्कृति के संदर्भ में समझने की आवश्यकता है, वो है राजनीतिक समाजीकरण की अवधारणा। जब हम राजनीतिक संस्कृति की चर्चा करते हैं तो हम ये देखते हैं कि राजनीतिक संस्कृति का निरंतर विकास होता रहता है। राजनीतिक संस्कृति एक गत्यात्मक अवधारणा है। ऐसा नहीं है कि राजनीतिक संस्कृति यदि 50 वर्ष पहले जैसी थी वह 50 वर्ष बाद भी वैसी ही रहेगी। जितना अधिक आधुनिकीकरण का प्रभाव बढ़ेगा उतना ही राजनीतिक संस्कृति में तीव्र गति से परिवर्तन भी आ सकते हैं। इस तरह से समय की आवश्यकताओं के अनुसार तकनीक के विकास के साथ साथ, शिक्षा के प्रचार और प्रसार के साथ साथ और जनसंख्या में मूलभूत बदलाव होने के साथ साथ राजनीतिक संस्कृति का विकास होता चला जाता है। या हम ये भी कह सकते हैं कि राजनीतिक विकास के संदर्भ में भी राजनीतिक संस्कृति में परिवर्तन आते रहते हैं। इन परिवर्तनों का एक महत्वपूर्ण संबंध राजनीतिक समाजीकरण से होता है। अब हम पहले ये देखेंगे कि राजनीतिक समाजीकरण होता क्या है। वैसे तो राजनीतिक समाजीकरण को, क्योंकि हमें उसके बारे में विस्तार से अगले वीडियो में पढ़ना ही है, तो यहाँ पर संक्षेप में हम इतना ही जान लें कि राजनीतिक समाजीकरण वो प्रक्रिया होती है
जो किसी भी व्यक्ति के राजनीति के प्रति धारणाओं को बनाने का काम करती है। एक बच्चा राजनीति के बारे में कुछ भी नहीं जानता, किंतु जैसे जैसे वह बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी आपसी बातचीत के बाद, परिवार के लोगों से बातचीत के बाद, जब वो विद्यालय जाता है और जब वो मीडिया के माध्यम से पूरे समाज को जब जानने लगता है, उसके बाद उसकी राजनीति के बारे में अपनी सकारात्मक या नकारात्मक धारणाएं बनने लगती हैं। जब वो और बड़ा होता है तो राजनीति के द्वारा उसके हितों की यदि पूर्ति होती है तब उसकी धारणाएं बहुत ही सकारात्मक बनने लगती हैं। यदि उसके व्यक्तिगत हित पूरे नहीं होते राजनीति के माध्यम से, यदि भेदभाव का शिकार होता है, वह यह देखता है कि योग्यता के कारण भी उसको नौकरी नहीं मिली या किसी अन्य व्यक्ति को योग्य न होते हुए भी यदि सरकारी नौकरी मिल गई है, ऐसे बहुत सारे लाभ का वितरण यदि न्यायपूर्ण तरीके से नहीं होता है, अगर वो ये देखता है कि समाज में न्याय के बजाय अन्याय का बोलबाला ज़्यादा है, तो उसका राजनीतिक समाजीकरण नकारात्मक रूप से होने लगता है। इस तरह से यदि पूरे राजनीतिक व्यवस्था में लोग सामूहिक रूप से जैसा उनका राजनीतिक समाजीकरण होगा, उसी समाजीकरण के अनुरूप ही राजनीतिक संस्कृति का विकास होता रहता है। और इसी राजनीतिक संस्कृति के परिवर्तन से राजनीतिक व्यवस्था में भी परिवर्तन होने लगते हैं। किसी देश में भारी मात्रा में होने वाला आवागमन, किसी देश की बड़े युद्धों में पराजय या क्रांति इत्यादि ये जो कारक हैं, ये परिवर्तनों को लाने वाले कारक होते हैं और इन कारकों को राजनीतिक समाजीकरण के संदर्भ में ही समझा जाना चाहिए। इस प्रकार जब हम राजनीतिक संस्कृति का अध्ययन